हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस शॉर्ट शॉट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 21 दिसंबर। 21 दिसंबर के साथ साथ 20 दिसंबर के भी द हिंदू को हम एनालाइज करने वाले हैं। तो आज के इस द हिंदू एनालिसिस में हम करंट अफेयर्स या फिर वो सारी न्यूज़ आर्टिकल्स जो भी 20 और 21 दिसंबर को यहाँ पे न्यूज़ में रहे हैं, हाईलाइटेड रहे हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो शुरुआत करते हैं इस द हिंदू एनालिसिस की। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे हैं आज। एक तो है बड़ी कंपनीज जो हैं, बड़ी-बड़ी टेक कंपनीज, बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे एलन मस्क की कंपनी हो गई, ज़करबर्ग की कंपनी हो गई, बड़े परेशान चल रहे हैं मिनिमम टैक्स के चक्कर में। तो ये मिनिमम टैक्स क्या है बिग बिज़नेसेस के ऊपर और क्यों ये बिग बिज़नेसेस परेशान हो रहे हैं? दूसरा है चाइना। चाइना की प्रेसिडेंसी में हमने साइन किया है कुनमिंग डिक्लेरेशन। सभी वर्ल्ड की कंट्रीज ने कुनमिंग डिक्लेरेशन ऑलमोस्ट साइन किया है और यहाँ पे चाइना ने कमिट किया है कि चाइना अपने देश से $232 मिलियन खर्च करने वाला है फॉर द बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। तो क्या है पूरा मुद्दा, इस चीज़ को भी देखेंगे। शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हो तो ये सारे मीडियम हैं जिसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। पहला मीडियम जो है बड़ा ज़रूरी है, टेलीग्राम चैनल है हमारा और इस टेलीग्राम चैनल पे आने वाले हैं कई सारे नए इनिशिएटिव्स विच वुड बी वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। ओके, तो आई शॉर्ट शॉर्ट बाय मयूरी भागवानी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और इस पे आपको लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। इस सेशन के एंड में आपको यूपीएससी मेंस का भी एक क्वेश्चन दिया जाता है फॉर राइटिंग प्रैक्टिस। आप चाहो तो इसको लिखकर हमारे ग्रुप पे भेज सकते हो। डिस्कशन ग्रुप की लिंक आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस डिस्कशन ग्रुप पे भेजो, आई विल इवैल्यूएट इट फॉर श्योर। ओके, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। ओके, ओनली 160 डेज आर लेफ्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। देखो, अगर मन के हारे हार है, मन के हारे जीत। ओके, अगर आप मान लो कि 160 डेज तो खत्म हो चुके हैं तो बस खत्म है, और अगर आप मान लो कि 160 डेज भी बहुत हैं तो भी यहाँ पे ये 160 डेज बहुत हो जाते हैं। तो अलर्ट करने के लिए ये स्लाइड बेसिकली रखी है कि जाग जाओ। ओके, today's pinch of positivity says the only worthwhile comparison is you yesterday versus you today. If you want to be happy, you have to focus on that. तो आप अपने आप को हजार लोगों से, अपने आसपास के दोस्तों से, किसी बड़े पर्सन से, इन सब से ना करो कंपेयर। इंस्टीड आप अपने आप को कल वाले खुद से कंपेयर करो। आप ये कंपेयर करो कि एवरी डे हाउ मच प्रोग्रेस आर यू मेकिंग, एवरी डे हाउ मच आर यू इम्प्रूविंग। इस चीज पे फोकस करिए। ओके, बढ़ते हैं आगे। पहला आज का आर्टिकल जो है गवर्नमेंट पॉलिसी से कनेक्टेड है, द हिंदू के पेज 1 पे आया था। आज का ही है 21 दिसंबर का ये आज का आर्टिकल है। ऑलराइट, और देखो यहाँ पे आर्टिकल क्या है। आप कभी अगर एयरपोर्ट गए होगे, आपने कभी फ्लाइट से ट्रैवल किया होगा, तो आपने देखा होगा कि आप जब चेक इन करते हो वहां पे आपको अपने फोन के चार्जर हो गया, अपना जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, ये सब निकाल कर एक ट्रे में रख देना होता है। एंड उसके अलावा का जो आपका सामान है वो अंदर स्कैन होने जाता है। ओके, तो ये जो है ना बड़ा लैगिंग होती है इस चक्कर में और बड़ा टाइम लगता है पैसेंजर्स को, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है, ईज वाली चीज नहीं है। तो इसीलिए इन लॉन्ग क्वीज से बचने के लिए इन यहाँ पे मोबाइल फोन, लैपटॉप, चार्जर, ये सब जो यहाँ पे स्क्रीनिंग के लिए पहले अलग हटा दिया जाता था, इसको छोड़ के इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसमें बेटर होने के लिए, इसमें जो लैगिंग है उसको खत्म करने के लिए हमारा जो रेगुलेटर है, जो एविएशन सिक्योरिटी रेगुलेटर है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ये बोल रहा है कि ये कुछ टेक्निकल नॉर्म्स आने वाला है, कुछ टेक्निकलिटीज आने वाला है 1 महीने के अंदर अंदर, जिसके कारण एयरपोर्ट में मॉडर्न इक्विपमेंट्स को हम इक्विप कर पाएंगे, मॉडर्न इक्विपमेंट्स को अडॉप्ट कर पाएंगे, और इसके कारण ये बैग्स की जो स्क्रीनिंग है, बिना आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को रिमूव किए हुए, बिना आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हटाए हुए, यहाँ पे आपने बैग्स को स्क्रीन करने के लिए भेज पाओगे। ठीक है, तो आप देखते हो जब भी एयरपोर्ट पे जाते हो तो बहुत बार लोगों से ये गलतियां हो जाती है। ओके, एक बार मैं गई थी तो मेरा चार्जर रह गया था, दूसरी बार मैं गई तो मेरे एयरपोर्ट्स रह गए थे, तीसरी बार मैं गई थी तो कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक कुछ इक्विपमेंट रह गया था छोटा सा। तो इस चक्कर में क्या होता है, वापस से आपको सारा बैग खोल के वापस से सारा बैग जमाना एंड सो ऑन, बहुत लैगिंग होती है। ओके, तो ये चीज ना अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि हमारी इंडिया जो है इट इज टर्निंग आउट टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी, और उसमें अगर ये चीजें हो रही तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ओके, तो यहाँ पे नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने की बात हो रही है, जैसे डुअल एक्सरे कंप्यूटर
टोमोग्राफी, इसके अलावा न्यूट्रॉन बीम टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजीज हैं जिसके थ्रू आप बिना इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं उनको निकाले अपने बैगेजेस को स्क्रीन करवा पाओगे। ओके। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि आफ्टर कोविड जो ये एयर फ्लाइट्स हैं वो बड़ी सस्ती हो गई। एयर फ्लाइट्स जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया। टोटल 4.27 लाख डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हैं। दिसंबर में आपने देखा कि दिसंबर में लगभग 5 लाख 4.5 लाख डोमेस्टिक ट्रैवलर्स अकेले थे, ठीक है, जो फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे थे। तो यहाँ पे कंजेशन से बचने के लिए ये एक्सरे मशीन्स वगैरह को लाने की बात चल रही है। ओके। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। अच्छा, एक चीज़ और कि हमारे देश में एक स्कीम है जिसका नाम है उड़ान, उड़ेगा देश का आम आदमी, उड़ेगा देश का आम नागरिक, ये यहाँ पे स्कीम है, उड़ान स्कीम है बेसिकली, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। ये भी हमारी एनडीए की गवर्नमेंट ही लाई थी, और यहाँ पे उड़े देश का आम नागरिक में बेसिकली कोशिश यही थी कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है उनको सस्ता करा जा सके, और इसी का नतीजा है आज की आज इतना ट्रैफिक बढ़ा है, एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन विच इज अ वेरी गुड थिंग। ओके। तो बीसीएएस के बारे में जान लेते हैं, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के बारे में जान लेते हैं। ये जो है सबसे पहले बना था 1978 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पांडे कमेटी। देखो, कमेटी का नाम याद रखना, क्वेश्चन आपसे बहुत एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो पांडे कमेटी के रिकमेंडेशन पे ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन बना था। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन जो सिक्योरिटी है इसको रीऑर्गेनाइज किया गया था एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट के फॉर्म में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो यहाँ पे सिविल एविएशन के सिक्योरिटी के फॉर्म में, डिपार्टमेंट के फॉर्म में ये बना। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एयर इंडिया की फ्लाइट 182 जो है इसमें 1985 में बॉम्बिंग देखी गई थी, ठीक है, उसके बाद 2001 में हाईजैकिंग वगैरह भी देखी गई। तो इस चक्कर में हमको समझ में आया कि सिविल एविएशन की सिक्योरिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन बनाई गई 1987 में, और उसमें ये अलग से डिपार्टमेंट रखा गया। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बीसीएएस की यही है कि स्टैंडर्ड्स ले डाउन करना कि किस तरह से सिविल फ्लाइट्स की सिक्योरिटी हम मेंटेन कर सकते हैं। ओके। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इशू की तरफ। नेक्स्ट इशू जो है बड़ा तड़कता भड़कता इशू है, कल भी इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। आज की ये न्यूज़ है, द न्यू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ये न्यू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क क्या है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट क्या है, कितने देशों ने कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंतर्गत इस कुनमिंग मॉन्ट्रियल डिक्लेरेशन को साइन किया है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी क्या है, किस तरह से जीडीपी को हमको री इवेल्युएट करना चाहिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, एंड सो ऑन। ये सारे क्वेश्चंस को हम एनालाइज करेंगे इस बेसिक आर्टिकल में। तो उसके पहले मैं बता दूं ये जो है, तो देखिए ये थी हमारी कल की न्यूज़। ओके। तो कल की न्यूज़ में भी आया था, यानी कि कल यानी कि 20 दिसंबर की न्यूज़ थी, और 20 दिसंबर में भी कॉप 15 के बारे में आया था। तो देखो पूरा मुद्दा क्या है, बेसिक से समझाती हूँ। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आपने कई बार यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में सुना होगा। अभी रिसेंटली हमने इसकी कॉप 26 कॉप 27 के बारे में बात करी थी। ओके। वैसे ही यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, और इसमें भी मीटिंग्स होती है, और अभी रिसेंटली कॉप 15 यहाँ पे हुई है। कॉप 15 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15th यहाँ पे हुई है। कहाँ पे हुई है ये, कनाडा में मॉन्ट्रियल में हुई है। ओके। अब देखो ये कॉप 15 में कुछ प्लेजेस लिए गए। बेसिकली कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एग्रीमेंट्स हुए, यहाँ पे डिक्लेरेशन हुई, ठीक है। और इसी के अंतर्गत एक मेजर डिक्लेरेशन जो हुई है वो हुई है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। साथ में हुआ है यहाँ पे कुनमिंग डिक्लेरेशन, कुनमिंग डिक्लेरेशन। ओके। तो ये क्या क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेजर मेजर चीजें क्या हुई है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल पैक्ट यहाँ पे इसको कहा जा रहा है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल पैक्ट के अंतर्गत 30 by 30 का यहाँ पे प्लेज लिया गया है। 30 by 30 क्या है कि 2030 तक हम कम से कम अपना 30% जो वर्ल्ड का लैंड है, वर्ल्ड का सी है, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। इंडिजीनियस राइट्स की यहाँ पे बात हुई है, यानी कि ट्राइबल राइट्स की बात हुई है, और साथ में फाइनेंस की बात हुई है, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है ना उनको यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस मिलना चाहिए, सो दैट वो क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस से डील कर सकें। तो ये फाइनेंस की बात हुई है कि डेवलप्ड कंट्रीज हर साल कम से कम $20 बिलियन हर साल यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज को देंगी बाय 2025, और ये जो अमाउंट है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बाय 2030 $30 बिलियन देंगे, एंड सो ऑन। ओके। और यहाँ पे ये अडॉप्ट करने वाली जो प्रेसिडेंसी थी वो चाइना की थी।
चाइना ने यहाँ पे इसको प्रिसाइड किया है। तो ये पूरा मुद्दा है, लेकिन इसके बारे में बड़ा डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले एकदम बेसिक चीज समझते हैं। जो हम बात कर रहे हैं ना यूएनसीबीडी की, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका इनफॉर्मल नाम क्या है? इनफॉर्मल नाम है बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, ठीक है। अच्छा, इसको अडॉप्ट किया गया था 1992 में। 1992 में ऐसा क्या हुआ था? आप सभी को याद होगा, रियो अर्थ समिट हुई थी। आज तक की सबसे बड़ी एनवायरमेंटल समिट इसको माना जाता है, क्योंकि यहीं से बड़े बड़े ब्रेक थ्रू एग्रीमेंट्स हुए थे, बड़े बड़े ब्रेक थ्रू कन्वेंशन हुए थे। तो 1992 में जो रियो अर्थ समिट हुई थी ब्राजील में, वहीं से यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज आया था, वहीं से यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन आया था, वहीं से यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी आया था। ओके, इसके अलावा और क्या क्या आया था रियो अर्थ समिट से, मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताना। ये जो फोर्स में आई 1993 में, सेक्टर्स कौन से कवर करती है? बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट को कवर करती है, और इंडिया ने इसको रेटिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो याद रखना, इस यूनाइटेड नेशन बायोलॉजिकल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में बेसिकली तीन मुद्दे रखे जाते हैं। पहला है बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाए। दूसरा है कि जो भी बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी के जो रिसोर्सेज हैं, उनका यहाँ पे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो, ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन हो। ओके, और तीसरा है फेयर एंड इक्विटेबल यूज के बारे में, ठीक है, कि जो भी रिसोर्सेज हमको मिलते हैं नेचर से, बायोडाइवर्सिटी से, उसका हम फेयर एंड इक्विटेबल यूसेज करें, ठीक है। तो ये तीन मुद्दों के बारे में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करता है। ओके, अच्छा, इसके पहले एक कार्टेजेना प्रोटोकॉल भी आया था 2003 में, ठीक है, जो इसी यूएनसीबीडी के अंतर्गत आया था। इसके अलावा नागोया प्रोटोकॉल आया था 2010 में। अब आया है कुनमिंग डिक्लेरेशन। याद रखना, ये कुनमिंग डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल की बात करें, इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के कंजर्वेशन की बात की गई थी। इसमें एक नया टर्म ऐड हुआ था, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, प्लांट, एनिमल, ये सब लिस्ट किए गए थे। इसके अलावा इसी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में एक आईशी कन्वेंशन था, आईशी टारगेट्स थे, ठीक है। इन टारगेट्स में 5 टारगेट्स बेसिकली थे, और ये बोला गया था 2011 से 2020 तक के लिए, यानी कि 10 सालों में ये टारगेट्स अचीव करने हैं। इसके साथ में बायोडाइवर्सिटी एक्ट है हमारा 2002 का, जिसके हेडक्वार्टर्स हमारे चेन्नई में है, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी जिसके ऊपर प्रीलिम्स में आप क्वेश्चन देख सकते हो। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे कि भाई मुद्दा क्या है। मुद्दा ऐसा है कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की यहाँ पे मीटिंग हुई, कॉप 15 हुई, और इस कॉप 15 में हमने डिसाइड किया कि हमको अर्थ की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, इसको सस्टेनेबली यूज करना है, और इसके लिए 196 मेंबर्स में से 188 मेंबर्स ने अग्री किया एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए। ये जो गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया, यूएस ने भी सपोर्ट किया, वेटिकन ने भी सपोर्ट किया, और यहाँ पे कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क सेटअप हुआ। और इस कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में 2050 तक के लिए 4 गोल्स डिसाइड किए गए हैं, 23 टारगेट्स डिसाइड किए गए हैं फॉर 2030। तो याद रखना, 4 गोल्स फॉर 2050 एंड 23 टारगेट्स फॉर 2030। ओके, अच्छा, इसमें हमारा एम ये है कि हम आने वाले समय में 30% तक का जो डिग्रेडेड लैंड है, हमारे सीज हैं, ओशन हैं, उनको वापस से रिवाइव करेंगे। ओके, अच्छा, बायोडाइवर्सिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? देखो, बायोडाइवर्सिटी को वेब ऑफ लाइफ कहा जाता है। हमारे आसपास जो भी स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, वो बड़े ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि कई सारे फंक्शन ये निभाते हैं। ओवरऑल आप देखोगे तो लगभग 13 मिलियन स्पीशीज हमारे अर्थ पे हैं। ओके, यही स्पीशीज हैं, यही बायोडाइवर्सिटी है जो हमें फूड प्रोवाइड करती है, शेल्टर, बिल्डिंग मटेरियल, एयर वाटर प्यूरिफिकेशन, क्लाइमेट स्टेबलाइजेशन, पॉलिनेशन, ये सब कुछ, एग्रीकल्चर से लेकर फ्लड मॉडरेशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को कंट्रोल करना, ये सब कुछ हमारा ये बायोडाइवर्सिटी ही करती है, ये फ्लोरा एंड फोना ही करती है। तो इसमें अगर डिस्ट्रप्शन आएगा तो हमारा ना सिर्फ एग्रीकल्चर अफेक्ट होगा, क्लाइमेट अफेक्ट होगा, और साथ में कैस्केडिंग इफेक्ट्स हमको देखने को मिलेंगे। अभी देखो, एक बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ही इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म आया, जिसने बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज को देखा। तो उसमें 2019 की ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक भी आया, जिसमें ये समझ में आया कि हमारे देश में नहीं, हमारे ओवरऑल वर्ल्ड में लगभग 1 मिलियन स्पीशीज हैं, 1 मिलियन स्पीशीज हैं जो यहाँ पे एक्सटिंक्शन का थ्रेट फेस कर रही हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है ये। ओके, इसके अलावा एक पार्थ दास गुप्ता की कमीशन थी, जो कैम्ब्रिज के प्रोफेसर हैं।
इनकी कमीशन थी, यूके गवर्नमेंट ने इसका एक रिपोर्ट जारी करी जिसमें ये बोला गया कि जिस हिसाब से हम चल रहे हैं ना, जो लाइफ़स्टाइल हम फ़ॉलो कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारा एक अर्थ में तो कुछ नहीं होना है। हमको कम से कम 1.6 अर्थ लगेगी आने वाले टाइम में, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं। तो एक अर्थ में तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें, कुनमिंग मॉन्ट्रियल पैक्ट की बात करें, तो इसमें क्या है? देखो, इसमें ग्लोबल बायोलॉजिकल फ्रेमवर्क, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क यहाँ पे लाया गया है। इस बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में बेसिकली चाइना ने प्रिसाइड किया है, कनाडा में ही, और यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज ने सपोर्ट किया है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने अपोज भी किया है। तो मेजरली कहा गया कि 2030 तक हमको 30% जो लैंड डिग्रेड हो गया है, या जो हमारे ओशन में बायोडाइवर्सिटी डिग्रेड हो गई है, उसको वापस से कंजर्व करना है, कंपनसेट करना है। साथ ही में हमको जो हमारा इन्वेजिव एलियन स्पीशीज हैं, उनका जो स्प्रेड हो रहा है उसको 50% से रिड्यूस करना है। ओके, इसके अलावा जो पॉल्यूशन है हमको वो कट डाउन करना है। ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है उसको कम करना है, क्लाइमेट चेंज को कम करना है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंदर जो गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, उसमें बायोडाइवर्सिटी के यूज पे कहीं पे भी प्रोहिबिशन नहीं है। बस बात ये कर रहे हैं कि सस्टेनेबल यूज हो, फेयर एंड इक्विटेबल यूज हो। ओके, जो 5 स्पेसिफिक जो टारगेट्स रखे गए हैं, उसमें एक टारगेट ये है कि हम सस्टेनेबली यूज़ करें अपने बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है? इसमें नहीं तो पैथोजन स्पिल ओवर हो जाएगा, यानी कि एक जगह आपने बायोडाइवर्सिटी लॉस किया ना, तो वो हर जगह बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, ओके? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को हम अपना ठीक करें, ओके? जो ग्रीन एग्रीकल्चर है उसको हम प्रमोट करें। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं, उनके बारे में भी कहा गया है कि ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होने चाहिए जो कंटैमिनेट ना करें वाइल्ड स्पीशीज़ को, ओके? इसके अलावा नेटिव बायोडाइवर्सिटी को हम प्रोटेक्ट करें। इसी के पहले आईशीज टारगेट आए थे जिनके बारे में अभी बात करी ना मैंने, 2020 में ये आईशीज टारगेट खत्म हो गए हैं। अब हम नए जो टारगेट्स हैं वो लेकर आए हैं अंडर दिस ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ओके? इसके पहले नागोया प्रोटोकॉल एंड कार्टेजेना प्रोटोकॉल भी आया था, ओके? रोड मैप क्या है? रोड मैप ये है कि 5 टारगेट्स रखे गए हैं जिसमें हमको एक्सटिंक्शन को खत्म करना है, एक्सटिंक्शन को रोकना है, बायोडाइवर्सिटी सर्विसेज को वापस से कॉम्पनसेट कराना है, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी गेन्स जो हो रहे हैं उसको सबको इक्विटेबली बांटना है, इंडिजिनियस लोग जो हैं, जो फॉरेस्ट में ऑलरेडी ड्वेल करते हैं, रहते हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस के बारे में भी यहाँ पे बातचीत की गई है, ओके? तो मुद्दा ये है कि सभी लोग जो हैं 2024 में यहाँ पे फिर से एक प्लानिंग होगी। 2026 और 2029 ये 2 साल में आपको अपनी-अपनी कंट्रीज़ का रिव्यू देना पड़ेगा कि आपकी कंट्री ने कितना क्या काम किया है, ओके? इसके अलावा बिज़नेस एंड इंडस्ट्री जो है, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन है, इन सभी के बीच में यहाँ पे कोऑपरेशन होगा और ये सभी बेनिफिट शेयरिंग के बेसिस पे काम करेंगे। इसमें इंडिजीनियस कम्युनिटी हो गई, लोकल कम्युनिटी हो गई, नेशनल गवर्नमेंट्स हो गई, सिटीज़ हो गई, सब लोग एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे वॉलंटरी बेसिस पे और स्पेसिफिक इंडिकेटर्स को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग यही है कि बाय 2030 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में लगभग 200 बिलियन डॉलर रुपए यहाँ पे आ चुके हों और इन 200 बिलियन डॉलर से हर साल 20-20 बिलियन डॉलर इसमें ऐड हों। बाय 2030 फिर 30-30 बिलियन डॉलर हर साल ऐड हों और ये देगा कौन? ये देगी डेवलप्ड कंट्रीज। किसको देंगी? इस फंड में देंगी जिसका नाम होगा स्पेशल ट्रस्ट फंड। ये स्पेशल ट्रस्ट फंड कौन मेंटेन करेगा? ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, ये जो है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, ये इसको ट्रस्ट को, इस फंड को मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा। बाय 2023 हर डेवलप्ड कंट्री का यहाँ पे टोटल डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो 20 बिलियन डॉलर यहाँ पे इस फंड में देंगी, ठीक है? स्पेशल ट्रस्ट फंड में। और बाय 2030 ये जो फंड है इसमें हर साल 20 नहीं 30 बिलियन डॉलर यहाँ पे डालने पड़ेंगे, किसको? डेवलप्ड कंट्रीज को, ओके? अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे सभी कल्चर्स को रिस्पेक्ट किया जाए, सभी कल्चर्स में जो जो भी इंपॉर्टेंट उनके फेथ हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखें, इसकी बात की गई है। तो गोल नंबर 13 है क्लाइमेट एक्शन, गोल नंबर 14 है लाइफ बिलो वाटर एंड गोल नंबर 15 है लाइफ ऑन लैंड। इन तीनों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमको फुलफिल करना है। चैलेंजेस क्या है? देखो, चैलेंजेस ये हैं, यहाँ पे जीडीपी का चैलेंज है, इकोनॉमी का चैलेंज है। आप देखते हो ना, एक बहस सी छिड़ी रहती है डेवलपमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट बोलते हैं इसको, इंक्लूसिव डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में ये एक हमेशा डिबेट छिड़ी रहती है। हम हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाते हैं, जीडीपी की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्थ दास गुप्ता जो प्रोफेसर हैं, जिनके कमिटी के अंतर्गत ये पूरी रिपोर्ट्स वगैरह तैयार की गई, उनका कहना है कि हमको एक इंक्लूसिव इंक्लूसिव वेल्थ की तरफ जाना चाहिए। इंक्लूसिव वेल्थ यानी कि ऐसी वेल्थ जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, नेचर को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, उस इंक्लूसिव वेल्थ की तरफ हमको जाना चाहिए, ओके? तो ये था
था पूरा मुद्दा। अब देखो यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें बताई गई है। एक तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर जो कन्वेंशन है, मल्टीलैटरल ट्रीटी है, 3 मेन गोल्स हैं, बता चुकी हूँ कौन से 3 मेन गोल्स हैं। 30 बाय 30 टारगेट सामने रखा गया है। डिक्लेरेशन में बोला गया है कि बाय 2030 हम अपने अर्थ के 30% लैंड और 30% ओशंस को बचा लेंगे। कुनमिंग मॉन्ट्रियल डिक्लेरेशन जो है, इसमें बायोडाइवर्सिटी को मेनस्ट्रीम करने की बात की गई है। थीम रखी गई है इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन। एंड कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड बनाया गया है, जिसमें चाइना अकेला यहाँ पे बोल रहा है कि ये 233 टू 32 मिलियन डॉलर जो है वो खर्च करेगा बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन पे, और ये फंड जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज के पास जाएगा। तो आई होप ये पूरा मुद्दा क्लियर है आपको। ओके, इस पे एक क्वेश्चन मेंस में एज वेल एज प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बढ़ते हैं आगे। क्या की टारगेट्स हैं इसमें, तो देखो जो चीज बताइए वही है। 21 एक्शन ओरिएंटेड टारगेट्स हैं। 30% लैंड बचाना है। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज को 50% तक कम करना है। पेस्टिसाइड वगैरह के कारण जो पोल्यूशन हो रहा है, प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है, उसको कम करना है। इसके अलावा इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोचेस रखनी है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। साथ में 500 बिलियन डॉलर यहाँ पे 500 बिलियन डॉलर रुपीज से यहाँ पे हमको हार्मफुल जो लॉसेस हो रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के, उसको रोकना है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लोज को हमको बढ़ाना है। ठीक है, फॉर क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हमको ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लोज चाहिए। और इसमें 5 टारगेट्स, 5 जो मेजर टारगेट्स हैं वो यही हैं कि एक्सटिंक्शन को हम होल्ड करें। ठीक है, एक्सटिंक्शन को हम होल्ड करें। इसके अलावा नेचर की जो सर्विसेज हैं उनको कंजर्व करें। साथ में फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग होनी चाहिए, और यहाँ पे जो फाइनेंशियल गैप्स हैं उनको हम क्लोज कर दें। ओके, अच्छा इसमें देखो ये डायग्राम आप बना सकते हो कि करंट स्टेटस ये है कि हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी लॉस बहुत हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो हमारा मिशन यही है कि हम यहाँ पे कुछ टूल्स एंड सॉल्यूशंस लेकर आए, थ्रेट्स को रिड्यूस करें, लोगों की नीड्स को फुलफिल करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ चलें। और उसके लिए हमारे कुछ माइलस्टोन हैं कि हम इकोसिस्टम, स्पीशीज, जेनेटिक डाइवर्सिटी लेकर आए, ह्यूमन नीड्स को भी मीट करें, बेनिफिट शेयरिंग इक्विटेबल हो और इम्प्लीमेंटेशन भी हो। अल्टीमेट विजन हमारा 2050 तक का यही है कि हम नेचर के साथ हार्मनी में रहें। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। ये नेक्स्ट इशू है कल्चर से रिलेटेड। आज की यानी कि 21 दिसंबर की न्यूज़ है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की जो लिस्ट है, जो टेंटेटिव लिस्ट है, उसमें 3 और चीज़ों को, 3 और पोजीशन है, 3 और साइट्स हैं जिनको ऐड ऑन कर दिया गया है। तो 3 मोर साइट्स एडेड टू टेंटेटिव लिस्ट टू यूनेस्को। ठीक है, तो गुजरात का वड़नगर है, गुजरात का वड़नगर टाउन है। इसके अलावा मोढेरा का सन टेम्पल है। साथ में रॉक कट स्कल्पचर्स हैं यूनाकोटी, उनाकोटी, यूनाकोटी त्रिपुरा के। ठीक है, इन 3 जगहों को, इन 3 साइट्स को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, टेंटेटिव लिस्ट का मतलब क्या है? एक ऐसी इन्वेंट्री है जहाँ पे सभी स्टेट पार्टीज जो हैं वो, एक ऐसी इन्वेंट्री जहाँ पे सभी स्टेट पार्टीज जो हैं अपने अपने नॉमिनेशंस रखती हैं। इसी नॉमिनेशन के बाद फाइनल जो लिस्ट बनती है ना, उसमें आपका सिलेक्शन होता है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो पूरा लिस्ट है उसमें सिलेक्शन के लिए इसी टेंटेटिव लिस्ट में से साइट्स को उठाया जाता है। ठीक है, तो इंडिया में आज की डेट में यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में यहाँ पे 52 साइट्स एग्जिस्ट करती हैं। 52 साइट्स में कल्चरल, नेचुरल साइट्स दोनों हैं। ठीक है, मिक्स्ड साइट्स भी हैं। और देखो यहाँ पे बात करें एक एक साइट की, तो जैसे जो मोढेरा टेम्पल है, सन टेम्पल ऑफ मोढेरा जो है, उसकी बात करें तो ये सन गॉड को डेडिकेटेड टेम्पल है। और ये जो टेम्पल है इसका आर्किटेक्चरल और डेकोरेटिव स्टाइल ऐसा है कि ये सोलंकी सोलंकी आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, सोलंकी जो है, सोलंकी स्कूल जो है, ये नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है ना, उसमें आता है। ओके, इसके अलावा वड़नगर जो है, वड़नगर की जो म्यूनिसिपैलिटी है गुजरात में, मल्टी लेयर्ड हिस्टोरिक टाउन है ये। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा पास्ट रहा है 8th सेंचुरी बीसी से ही। यहाँ पे कई सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी हैं। उनाकोटी त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पे ये होली प्लेस मानी जाती है शैव वर्शिप के लिए, शिवा वर्शिप के लिए। देख रहे हो पिक्चर, तो शिवा वर्शिप के लिए ये बहुत होली प्लेस मानी जाती है। और माना जाता है कि यहाँ पे कई सारे रिलीफ फीचर्स भी हैं, ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस के पीसेस भी हैं। ओके, तो ये 3 जगह है जिसको टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया जाने वाला है। मैं आपको जरा इसकी पिक्चर्स दिखाती हूँ पहले। तो देखो ये है उनाकोटी केव्स। ठीक है, यहाँ पे ये शैव साइट है, शैव वर्शिप साइट है, यानी कि शिवा की वर्शिप होती है यहाँ पे, लॉर्ड शिवा की। दूसरी है यहाँ पे देखो मोढेरा सन टेम्पल। इसके बारे में यूपीएससी ऑलरेडी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है। ओके, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है कल्चरल या फिजिकल सिग्निफिकेंस पे हो सकती हैं, जो ह्यूमैनिटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है अंडर यूनेस्को। ओके, इसमें कोई बिल्डिंग, कोई सिटी, कोई कॉम्प्लेक्स, कोई डेजर्ट, फॉरेस्ट, आइलैंड, कुछ भी हो सकता है, माउंटेन भी हो सकती है। ओके, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंस्क्राइब की जाती है। उसके पहले उसको टेंटेटिव लिस्ट में डाला जाता है। इंडिया की बात करें 2022 तक हमारे पास जो टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं फाइनल वाली, वो 40 40 हमारे पास साइट्स हैं।
जिसमें से 32 जो है कल्चरल है, 7 है नेचुरल और 1 है मिक्स्ड, यानी कि कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है ये मिक्स्ड साइट है। ओके, ओवरऑल सिक्स्थ नंबर पे आते हैं हम, ठीक है। मतलब कि जिन जिन कंट्रीज के पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स किसके पास है ये आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी लिस्ट में हम सिक्स्थ नंबर पे आते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड कौन है इस लिस्ट में, ये मुझे बताओ। सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी कंट्रीज में लोकेटेड है। ओके, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप चाहो तो चेक कर सकते हो ये मैप, अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको बना सकते हो अपने मेंस के आंसर्स में। बड़ा अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको इससे। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इशू है हमारा मिनिमम टैक्स ऑन बिग बिजनेसेस। 20 तारीख की न्यूज थी। बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं उनके ऊपर एक मिनिमम टैक्स लगाया जा रहा है अंडर यूरोपियन यूनियन। पूरा मुद्दा क्या है, बात करते हैं इसकी। तो देखो हो क्या रहा है। यूरोपियन यूनियन में एक एग्रीमेंट है जिसको पास कर दिया गया, एक प्रपोजल को पास किया गया कि जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं, बिग बिजनेसेस हैं, उन पे एक मिनिमम टैक्स लगाया जाएगा 15% का, ठीक है। और इसमें 136 कंट्रीज इसके साथ में इसको अग्री कर रही हैं। बेसिकली ये प्रपोजल है ओईसीडी का, ठीक है। ओईसीडी का प्रपोजल है और इसमें एम यही है कि टैक्स रेवेन्यूज को बढ़ाया जाए बाय $150 बिलियन। ओके, तो बेसिकली हुआ क्या है, यूरोपियन यूनियन ने अग्री कर दिया है मिनिमम टैक्स को 15% रखने का। ये प्रपोजल था ओईसीडी का, ठीक है। ओईसीडी के बारे में अगर बात करें तो ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 38 मेंबर कंट्रीज हैं। मेजर एम यही है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस को सिमुलेट करना है, वर्ल्ड ट्रेड को सिमुलेट करना है। 1961 में बनी थी, पेरिस फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर्स है। इसमें एम यही है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं, एनवायरमेंटल चैलेंजेस, सोशल चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस से डील करते हैं। और इंटरनेशनल टैक्स इवेजन जो हो रहा है उसको रोकना है, जॉब्स क्रिएट करनी है, डाटा एनालिसिस वगैरह करना है, एक्सपीरियंसेस अच्छे करने हैं, और ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी जो है ना उसको स्टेबलाइज करने का काम करता है ओईसीडी, ठीक है। इसमें इंडिया, ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, ये सब जो है ये पार्टनर्स हैं ओईसीडी के साथ। ओके, तो ओईसीडी ने ये एम रखा कि भाई जो भी बड़ी बिजनेसेस हैं उनके ऊपर 15% टैक्स लगना चाहिए, और ईयू ने इसको सपोर्ट किया है। इंडिया, ईयू के साथ बहुत सारी और कंट्रीज ने भी इसको सपोर्ट किया है। ओईसीडी का प्लान ये है कि गवर्नमेंट जो है वो एक एडिशनल टैक्स लगाए उन कंपनीज के ऊपर जो कि यहाँ पे उस कंट्री में टैक्स ना भर के दूसरी कंट्री में टैक्स भर रही है। फॉर एग्जांपल मान लो फेसबुक, ठीक है। फेसबुक जो है काफी अच्छा अपना अपना मार्केट कमाती है इंडिया से। अब इंडिया में ये उतना टैक्स नहीं पे कर रहे जितना बाकी कंट्रीज में कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी कंपनी है, लेकिन इसका इसके पास प्रॉफिट भी बहुत खतरनाक आ रहा है इंडिया से, लेकिन इंडिया में ये टैक्स उतना नहीं दे रही। तो अगर इंडिया में ये टैक्स बहुत कम दे रही है तो इंडिया की गवर्नमेंट के पास ये पावर्स होनी चाहिए कि इस कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स लगाया जा सके। तो यही इसी एडिशनल टैक्स की बात हो रही है इस मिनिमम टैक्स में। और यहाँ पे ये चीज ओईसीडी ने कही है। दूसरी एक और चीज ओईसीडी ने कही है कि देखो कई सारी कंपनीज क्या करती है ना, जहां से पैसा कमा रही है, जैसे इंडिया से पैसा कमा रही है, लेकिन इंडिया में अपने हेडक्वार्टर्स ना रख के ये दूसरी कंपनी में अपने हेडक्वार्टर्स इन्होंने रखे हुए हैं। अब ये जब दूसरी कंपनीज में अपने हेडक्वार्टर्स रखती हैं तो दूसरी कंट्रीज में ही इनको टैक्स पे करना पड़ता है। हेडक्वार्टर्स भी कहाँ रखते हैं, जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है ना, जहाँ पे टैक्स हेवन्स हैं, जहाँ पे इनको कम से कम टैक्स भरना पड़ता है, वहां पे ये अपने हेडक्वार्टर्स रखती हैं। तो इससे क्या होता है, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग मतलब प्रॉफिट ही शिफ्ट कर लेते हैं ऐसी कंट्री में जहाँ टैक्स हेवन है, तो ज्यादा टैक्स नहीं भरना पड़ता। तो ऐसी कंपनीज के ऊपर भी एडिशनल जो चार्ज है, एडिशनल टैक्स है, वो लगाया जा सकता है अंडर दिस मिनिमम टैक्स। ओके, तो यहाँ पे एम क्या है ग्लोबल मिनिमम टैक्स का, एम यही है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स आपको पता है कि गिर रहे हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स गिर रहे हैं, सभी कंट्रीज अपने कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स गिरा रही हैं सो दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाई जा सके, सभी कंपनीज जो हों उनके देशों में अट्रैक्ट हों। जैसे मान लो इंडिया, इंडिया में कोई कंपनी कब अट्रैक्ट होगी, जब इंडिया में ज्यादा टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो इंडिया में अगर ज्यादा टैक्स नहीं पे करना है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रही है। तो हर कंट्री इस कंपटीशन में लग गई कि हम तो लोअर टैक्स करेंगे, हम तो कॉर्पोरेट से कोई टैक्स नहीं लेंगे। और इसी का एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए 15% का टैक्स, मिनिमम टैक्स रखा जा रहा है। ओके, इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू लॉस भी नहीं होगा और गवर्नमेंट्स की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बनी रहेगी। ओके, तो आगे क्या है, आगे यही है कि ओईसीडी का प्लान अब इम्प्लीमेंट कैसा क्या होता है वो देखना पड़ेगा। कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है, कौन नहीं करता है। क्योंकि देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो तो ये चाहती हैं कि हो ये प्लान इम्प्लीमेंट, और जो बड़े मार्केट्स हैं जैसे इंडिया भी चाहता है कि ये प्लान इम्प्लीमेंट हो कि कम से कम 15% तो हमको टैक्स मिले। इंडिया तो 15% से भी कम चार्ज करता है। ओके, तो यहाँ पे
इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन है, जो टैक्स हेवन है, जहाँ पे पहले ये कंपनीज जाके बस रही थी, इनको दिक्कत है कि हमारे यहाँ से ये कंपनीज चली जाएंगी, इनको लगेगा कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो ये मेजर इशू है अभी आने और नहीं आने का ये। ओके, ओईसीडी क्या कहती है, व्हाट गुड विल ओईसीडी टैक्स प्लान विल पे। तो यहाँ पे ओईसीडी के टैक्स प्लान से होगा क्या। पहली चीज तो यही होगी कि जिन कंट्रीज को टैक्स नहीं मिल रहा उन कंट्रीज को टैक्स मिलने लग जाएगा, ग्लोबली टैक्स रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा। इसके अलावा एक इशू ये भी है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट्स को कुछ दिक्कत हो सकती है, कॉर्पोरेट्स को लग सकता है कि हमको अपना प्रॉफिट में से इतना सारा पोर्शन यहाँ पे देना पड़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट्स, कुछ गवर्नमेंट्स इसके साथ हैं, कुछ गवर्नमेंट्स इसके अगेंस्ट है। ओके, तो ये था पूरा मुद्दा। एंड ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या है, ये एक मिनिमम टैक्स रेट है 15% का। ठीक है, जो बड़ी कंपनीज बड़े बिजनेसेस को देना पड़ेगा। तो कोविड क्राइसिस हुआ, कोविड क्राइसिस के बाद ये टैक्स रेवेन्यूज जो है उनको फिर से ठीक करने के लिए, प्रॉफिट शिफ्टिंग जो हो रही थी उसको फिर से ठीक करने के लिए ये मिनिमम टैक्स का प्रोविजन लाया गया है। ओके, इसमें एम यही है कि टैक्स कंपटीशन जो है, कि टैक्स हर कंट्री अपने अपने देश में कम कर रही है, इसके चक्कर में ग्लोबल रेवेन्यू लॉस हो रहा है, वो ना हो। ओके, तो पूरा मुद्दा ये था। नेक्स्ट मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, आईएनएस वागीर सबमरीन है वागीर। ठीक है, मेन ये है फिफ्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। अभी सबमरीन क्या होती है, देखो ये पानी के अंदर इस तरह से चलती है। ओके, और डिफेंस में यूज की जाती है। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हमारी एक चल रही है, यानी कि एक पर्टिकुलर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बन रही है, जिसमें अभी तक हमने पांचवी ये सबमरीन है, टोटल 6 सबमरीन हमारी बनानी है। ठीक है, तो मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाई है, और यहाँ पे इसकी कमीशनिंग जो है वो शेड्यूल कर दी गई है। तो ये जो आईएनएस वागीर है, इसके बारे में पूरा आर्टिकल है। ओके, तो वागीर जो है इसको लॉन्च किया गया है 2020 में, और ये सी ट्रायल्स के लिए 2022 से शुरू हो गए थे इसके सी ट्रायल्स। इसके बाद जो आने वाली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है वो है वागशीर। ठीक है, वागशीर इसके बाद आएगी, ये है वागीर। ओके, तो 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन थी जिनको बनाया गया अंडर प्रोजेक्ट 75। याद रखना, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में जो है वो प्रोजेक्ट 75 की भी बात होती है। तो प्रोजेक्ट 75 में ही स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, और इसके अंदर 6 सबमरीन बनाई जा रही है, जिसमें फिफ्थ वन इज वागीर, सिक्स्थ वन वुड बी वागशी। ओके, अच्छा, इसके अलावा $3.75 बिलियन की डील है, जिसमें फ्रांस भी हमको इसमें मदद कर रहा है। फर्स्ट सबमरीन थी इसमें कलवारी, कलवारी क्लास सबमरीन भी कहा जाता है, इसको याद रखना है ना। तो कलवारी भी थी पहली, जो 2017 में आई थी, फिर थी खांडेरी जो 2019 में आई, फिर करांज थी, फिर आईएनएस वेला थी। तो कलवारी थी सबसे पहले, कलवारी के बाद खांडेरी थी, खांडेरी के बाद करांज थी। ठीक है, करांज के बाद वेला थी, और उसके बाद अब है वागीर और फिर वाक्षी। ओके, ये जो है टोटल 6 सबमरीन हम प्रोजेक्ट 75 आई में बना रहे हैं, अंडर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स। ओके, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें, थोड़ा सा डिले हो गया ये प्रोजेक्ट, लेकिन ओवरऑल बात करें, 15 कन्वेंशनल सबमरीन हमारे पास है, और एक न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन हमारे पास है। ठीक है, जिसमें 7 जो है वो रशियन किलो क्लास की सबमरीन है, 5 जो है वो जर्मन HDW सबमरीन है, 4 जो है वो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, और न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें, जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबल सबमरीन है वो है आईएनएस अरिहंत। ओके, तो ये ओवरऑल हमने एक डिफेंस के हिसाब से देख लिया। इसका क्वेश्चन हम प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, पहली जो वागीर थी वो रशिया की सबमरीन थी, जो हमने 1973 में खरीदी थी। 1973 में हमारी कमीशन हुई थी, और 2001 में खत्म हुई इसकी सर्विसिंग। ठीक है, तो डी कमीशन हुई 2001 में। उसके बाद इसी के नाम पे आईएनएस वागीर फिर से लाई गई अंडर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। ओके, अच्छा, इसमें सभी तरह के थिएटर्स होंगे। ठीक है, यानी कि नेवल टास्क फोर्स के में ये शामिल किया जाएगा, एंटी शिप मिसाइल होगी, एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इन सभी के लिए यूज की जा सकती है ये मिसाइल, ये सबमरीन। ओके, ऑलराइट, इसको सैंडफिश भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंडियन ओशन में डीपली पेनिट्रेट करके किसी पे भी अटैक कर सकती है। इसको कलवारी क्लास सबमरीन भी कहते हैं, क्योंकि कलवारी फर्स्ट सबमरीन थी। ओके, और इसमें काफी अच्छी स्टेल्थ फैसिलिटीज है, गाइडेड वेपन की तरह इसको यूज कर सकते हो। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रोजेक्ट 75 के बारे में बता चुकी हूँ। 6 सबमरीन क्लास, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन इसमें बननी है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये हो रहा है, फ्रांस इसमें हमारी मदद कर रहा है। ओके, ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। बाकी कौन कौन सी सबमरीन है, कलवारी है, खांडेरी है, करांज है, वेला है, और इसके बाद आएगी वाक्षी। अभी वाली कौन सी है, वागीर है। ओके, चलिए देन आते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। हमारा एडिटोरियल है ये कल का, रोल ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड वाइड वेब। शशि थरूर जी ने ये आर्टिकल लिखा है, एडिटोरियल। तो ये कहते हैं कि देखो भाई, इंडिया जो है वो एक ब्रिजिंग रोल निभा रहा है आज की डेट में, स्टेबलाइजिंग रोल निभा रहा है। ओके, और हम ये देख रहे हैं कि लोग कहते हैं कि इंडिया जो है वो सुपर पावर बनने की उसमें है, सुपर पावर बनना चाह रहा है, पोटेंशियल सुपर पावर है, and इस तरह की बातें कहते हैं। लेकिन शशि थरूर जी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है? सुपर पावर वगैरह ना बोलते हुए हम इसको ये समझें कि आज की डेट ऐसी है कि यहाँ पे कोई एक वर्ल्ड लीडर नहीं हो सकता। आज के टाइम पे कोई एक पोल या 2 पोल से काम नहीं चलेगा। टुडेज़ वर्ल्ड इज़ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, मल्टीलैटरल वर्ल्ड, ओके? और इसमें इन्होंने काफ़ी ह्यूमर भी यूज़ किया है। आप अगर पढ़ोगे इस आर्टिकल को 2-3 जगह इन्होंने बड़ी ह्यूमरस बातें भी कही है, ठीक है? यानी कि चाइना को सीधे-सीधे ताने मारते हुए, ओके? तो यहाँ पे कहते हैं कि वर्ल्ड लीडरशिप की जब हम बात करते हैं, तो सब लोगों के दिमाग में अलग-अलग चीज़ें आती है। किसी के दिमाग में आता है कि क्या वर्ल्ड लीडर पॉपुलेशन से बनते हैं? तो हमारे पास तो भैया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगले साल 2023 से हम चाइना को भी काउंटर कर देंगे। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन से बनते हैं क्या वर्ल्ड लीडर? नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर हम सोचते हैं कि क्या न्यूक्लियर कैपेसिटी से बनते हैं? तो हमारे पास तो वो भी है। क्या मिलिट्री डेवलपमेंट से बनते हैं? तो वो भी है हमारे पास। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से बनते हैं? वो भी है। हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में आप देखोगे तो। या फिर क्या सॉफ्ट पावर से बनते हैं? तो सभी चीज़ों में आप देखो इंडिया इज़ एक्सेलिंग, ओके? लेकिन इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ या मिलिट्री स्ट्रेंथ या पॉपुलेशन। इट इज़ अबाउट ओवरऑल पोटेंशियल ग्रोथ, ओके? और इंडिया जो है वो इस रेस में तो है ही नहीं। इनफैक्ट कोई भी इस रेस में तो है ही नहीं वर्ल्ड लीडर की। अगर कोई वर्ल्ड लीडर की रेस में है तो वो फालतू में फॉल्स रेस लड़ रहा है। इट इज़ नॉट अबाउट वर्ल्ड लीडर और सुपर पावर्स और ग्रेट पावर्स नाउअडेज़। इट इज़ अबाउट मल्टीलैटरल वर्ल्ड, ओके? कि आप कितना अच्छा ब्रिजिंग रोल निभाते हो। तो फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करें, तो हमारे ओल्ड जो बाइनरीज़ थे, पहले हमारे जो कोल्ड वॉर के टाइम पे हमने बाइनरीज़ सेट किए हुए थे कि हम किसी की साइड नहीं लेंगे, नॉन अलाइनमेंट के साथ जाएँगे, वो आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी आज की डेट में सिर्फ़ फॉरेन नहीं रह गई, डोमेस्टिक भी हो गई है। हमारी जो पॉलिसी है, वो सीधे हमारे सिटीज़न्स को इम्पैक्ट डालती है। हमारी फॉरेन पॉलिसी भी हम इस तरह से बनाते हैं कि हमारे सिटीज़न्स के लिए क्या सही होगा, हमारे जो डोमेस्टिक सिटीज़न हैं, उनके लिए क्या सही होगा। तो हम ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहाँ पे फॉरेन पॉलिसी डोमेस्टिक पॉलिसी से अलग नहीं है, ओके? और आप इसको अपने बॉर्डर्स के तौर पे नहीं सिर्फ देख सकते कि सिर्फ बॉर्डर में ये काम करेगी। ओवरऑल स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ये फॉरेन पॉलिसी आज की डेट में होती है, ओके? और आज का वर्ल्ड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, इसीलिए वर्ल्ड वाइड वेब का ये यूज़ करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब में आपको फॉरेन पॉलिसी अपनी चलानी है। तो आप देखोगे आज की डेट में इंडिया बहुत सारी इक्वेशन में है। जैसे इंडिया रशिया और चाइना के साथ ट्राइलेटरल आरआईसी में है, फिर ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के साथ ब्रिक्स में भी है, फिर रशिया और चाइना के साथ इब्सा में भी है। सॉरी, रशिया और चाइना नहीं, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका के साथ इब्सा में भी है। फिर यहाँ पे ये बेसिक में भी है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे एससीओ भी है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी है इंडिया। तो क्वाड में भी है इंडिया। तो अलग-अलग जगह पे अलग-अलग इंटरेस्ट हैं इंडिया के, ओके? इंडिया जो है ट्रेड यूनियन का पार्ट भी है, इंडिया ग्रुप 77 का पार्ट भी है, इंडिया ग्रुप 20 का पार्ट भी है, ठीक है? इंडिया यूएन का पार्ट भी है। इंडिया यूएनएससी का पार्ट भी है, इंडिया सार्क का भी पार्ट है। तो अलग-अलग ऑर्गेनाइज़ेशन है और अलग-अलग ऑर्गेनाइज़ेशंस की अलग-अलग एक्टिवनेस, अलग-अलग रोल्स हैं, फंक्शंस हैं इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, इस वर्ल्ड वाइड नेटवर्क में प्ले करने के लिए। और इंडिया को यहाँ पे समझना है कि इंडिया अपनी सॉवरेनिटी को फॉर ग्रांटेड तो बिल्कुल लेगा नहीं और ले भी नहीं रहा है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन हमारा फोकस जो है वो सिर्फ इस पे लिमिटेड नहीं होना चाहिए। हमको ये भी देखना चाहिए दैट व्हाट विज़न वी हैव फॉर द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा ओवरऑल विज़न क्या है फॉर द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्ल्ड, ओके? तो ये पूरा यहाँ पे इंडिया के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में एडिटोरियल था। एक और एडिटोरियल है आईआर से रिलेटेड जो आज के न्यूज़पेपर में आया है, व्हिच इज़ अबाउट इंडो पैसिफिक कॉन्टेस्टेशन। तो आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में बार-बार भिड़ंत होती रहती है। आजकल का न्यू नॉर्मल यही है कि इंडो पैसिफिक में आप बार-बार देखते हो कुछ ना कुछ कन्फ्रंटेशंस होते हैं। इसमें एक है इंडियन ओशन, एक है साउथ एशिया। इंडियन ओशन में इंडिया है और साउथ एशिया में मेनली चाइना है। तो ये जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक युद्ध सा हो गया है, जहाँ पे चाइना जो है वो इंडिया, जो चाइना अग्रेसिव चाइना है और एक इमर्जिंग इंडिया है, इन दोनों के बीच में बार-बार हम देखते हैं भिड़ंत होती रहती है। इंडिया जो है वो क्वाड के साथ भी है, तो क्वाड पार्टनर्स भी इंडिया को सपोर्ट करते हैं। नाउ ये जो कॉन्टेस्टेशन हो रहा है, इसमें हम देखते हैं हर तरह से कॉन्टेस्टेशन है। चाइना हर तरह से इंडिया को कॉन्टेस्ट करना चाहता है, यानी कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है, मिलिट्री पावर है, स्टेटस है, एनर्जी कैपेसिटी, एनर्जी सप्लाई है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, सभी को यहाँ पे चाइना जो है इम्पैक्ट करना चाह रहा है। तो 2000 से ही आप देखते हो कि चाइना का जो ये अग्रेसिवनेस है इंडियन ओशन की तरफ वो बढ़ गया है। जो चाइना है वो यहाँ पे लोगों को लोन्स दे रहा है, डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसा रहा है, आपने देखा ही है, ठीक है? श्रीलंका को कैसे फंसाया है, बांग्लादेश
प्रदेश को, नेपाल को कैसे फँसा रहा है। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स ला रहा है, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लाया है। तो ये सब इनिशिएटिव्स के थ्रू यहाँ पे चाइना जो है अपनी जो हेजीमनी है वो इंश्योर करना चाह रहा है इंडियन ओशन रीजन में। तो सबमरीन्स ला रहा है, मिलिट्री वेसल्स ला रहा है। इसके थ्रू यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह के ऊपर आके चाइना जो है अपनी जो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है उसको भी इम्प्लीमेंट कर रहा है। यहाँ पे बेसिकली एम यही है चाइना का कि इंडिया का घेराव किया जाए, इंडिया को एनसर्कल किया जाए। और अभी हमने गालवान क्लैशेस देखे, अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे क्लैशेस हुए। तो हमने देखा कि भाई ऐसा नहीं है, हम पहले समझते थे सिर्फ पाकिस्तान को ही हैंडल करना है, पर पाकिस्तान अकेला नहीं है। हमको यहाँ पे टू फ्रंट वॉर लड़नी है, एक साइड पे पाकिस्तान, दूसरी साइड पे चाइना। और पाकिस्तान तो फिर भी ठीक है, पाकिस्तान को तो हम हमेशा ही झेल लेते हैं, झेल लेंगे। चाइना अलग एक नया सिक्योरिटी थ्रेट हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप इंडिया को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो हमको अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को फिर से एनर्जाइज करना चाहिए। ठीक है, जैसे हम मालदीव्स के साथ कर रहे हैं, मालदीव्स में इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है। तो इंडिया अभी मालदीव्स को पहले लेकर चल रहा है, वहाँ पे ग्रांट्स दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स ला रहा है, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए ग्रांट्स दे रहा है। नेपाल की बात करें तो इंडिया जो है, नेपाल और इंडिया के जो रिलेशनशिप है वो हम उसको इम्प्रूव करने पे लगे हुए हैं। श्रीलंका क्राइसिस हिट है और फिर भी हम उसको इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं, $4 बिलियन की अभी असिस्टेंस दी है। साउथ एशिया के साथ भी हम लगे हुए हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, क्वाड कंट्रीज के साथ हम सपोर्ट कर रहे हैं, क्लोज कोऑपरेशन कर रहे हैं हम हर जगह। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अल्टरनेटिव्स हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जैसे आपको पता होगा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हम बना रहे हैं, ठीक है। मालदीव्स, ऑस्ट्रेलिया, यूएस के साथ नई नई ट्रीटीज हम साइन कर रहे हैं। तो ये सब करने से इंडिया जो है वो बेसिकली चाइना को डेटर कर रहा है, चाइना को काउंटर कर रहा है। क्वाड पार्टनर्स के साथ भी मिलकर ये चाइना को काउंटर कर रहा है। लेकिन चाइना भी कम नहीं है। चाइना ये युआन वांग 5 आपको शिप के बारे में पता होगा, जो श्रीलंका के पास लाके खड़ी कर दी इन्होंने, इंडियन ओशन में खड़ी कर दी। तो चाइना का पुराना है, ठीक है, चाइना हर किसी को चमकाने की कोशिश करता है। बीच में यूएस और इंडिया की मालाबार एक्सरसाइज हो रही थी, तो इन्होंने लद्दाख के पास आके अपनी एक मिसाइल रख दी। ठीक है, हमने अग्नि मिसाइल लॉन्च करी, तो इन्होंने अपनी मिसाइल लाके इंडियन ओशन के पास में रख दी। एक चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम भी चल रहा है यहाँ पे इनका, जिसमें चाइना अपनी हेजीमनी बढ़ाने की कोशिश में है। तो चाइना हर वो कोशिश कर रहा है जिसके थ्रू वो इंडिया को काउंटर कर सके। हमको करनी है बैलेंसिंग, बैलेंसिंग करनी है हमको अपने इंटरेस्ट के बीच में। और हम तो हैं भी वैसे भी अभी रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी को ही फॉलो कर रहे हैं, तो हमको इसी फॉरेन पॉलिसी पे चलना है। और हमें अपने पॉजिटिव नेगेटिव सबको एक बैलेंस बना के चलना है। एंड 2023 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है साउथ एशिया के लिए। और इसमें अपने इकोनॉमिक जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको खोना नहीं हमको इनके चक्कर में। ठीक है, तो अपने जितने भी नेबर्स हैं उनके साथ हमको अच्छे से चलना है, और जितने भी चाइना हमारे सामने चैलेंजेस रख रहा है उसको भी हमको टैकल करते हुए चलना है। ओके, तो ये था पूरा मुद्दा। नाउ आपके लिए मेंस का क्वेश्चन है आज का, what forces are causing the world to turn Indo-Pacific? What are the India's goals and plans for Indo-Pacific region? ये आपको 150 वर्ड्स में बताना है। You can send your answers to our Telegram group. टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो चैनल मैंने स्टार्टिंग में बताया ना वो ज्वाइन कर लो। डिस्कशन ग्रुप की लिंक वहीं मिलेगी, ओके। और वहाँ पे आप अपने आंसर्स भेज के इवेल्युएट कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर चैनल अच्छा लग रहा हो, वीडियोस अच्छे लगे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, लाइक जरूर कर दो, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।